वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को उस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स फार्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी को तैयार करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फार्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में खासकर 5 इंपॉर्टेंट एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं। वो 5 इंपॉर्टेंट एजेंसीज कौन कौन सी हैं देखिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये सारी एजेंसीज मिल करके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को न सिर्फ फार्मुलेट करती हैं बल्कि फॉरेन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका अहम रोल रहता है। फॉरेन पॉलिसी मेकर्स फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त कुछ चीजें मद्देनजर रखते हैं, जैसे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नेशनल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी गोल्स, डिसीजंस ऑफ अदर नेशंस और इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर के नेचर को भी मद्देनजर रखा जाता है फॉरेन पॉलिसी तैयार करते वक्त। फॉरेन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कुछ अहम फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which determines foreign policy. Number 1, size of state territory. Size of a country or state is an important factor of foreign policy. किसी भी मुल्क का साइज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में बल्कि ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज साइज ऑफ अ कंट्री ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस साइकोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। अक्सर साइज की वजह से किसी मुल्क के पास ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का पता चलता है। ऐसे मुल्क जिनके पास ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं, वो मुल्क इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा पावरफुल माने जाते हैं और वो ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में उन मुल्कों के पास मेजर पावर बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और दीगर बहुत सारे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में साइज का एक अहम फैक्टर रहा है। जिन देशों के पास वास्ट साइज टेरिटरी पाई जाती है, वो देश हमेशा एक्टिव फॉरेन पॉलिसी तैयार कर और लार्ज साइज्ड कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिव रोल प्ले करती हैं। हाउएवर, साइज अलोन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। किसी भी मुल्क के पास उसके रिसोर्सेज, उसकी कैपेबिलिटीज हमेशा साइज ऑफ टेरिटरी पर मुनहसर नहीं है। मिसाल के तौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज स्मॉल साइज्ड कंट्रीज हैं, बट उनके पास ऑयल रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का रोल इंटरनेशनल रिलेशंस में अहम हो जाता है। इसी तरह जापान साइज में बहुत छोटा मुल्क है, मगर साइज में कम होने के बावजूद जापान इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। सिमिलरली इजराइल इज आल्सो अ स्मॉल साइज्ड स्टेट। इजराइल के पास टोटल एरिया अराउंड 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर इसके बावजूद इजराइल अक्सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में असरअंदाज होता है। और कुछ ऐसे मुल्क हैं जो साइज के एतबार से दे आर लार्ज, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। Despite being large-sized states, Canada and Australia have not pursued extremely active foreign policies. Number 2, geographical factor. किसी भी मुल्क का ज्योग्राफी रिलेटिवली उसकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे स्टेबल और परमानेंट फैक्टर माना जाता है। इसमें टोपोग्राफी, फर्टिलिटी, क्लाइमेट और लोकेशन ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी मुल्क को ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फेवर करते हैं तो वो मुल्क हायर गोल्स परस्यू करने की कोशिश करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए, बिकॉज उस मुल्क को ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इनकरेज करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन के डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा है। ब्रिटेन को ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने फेवर किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन नेवी की फील्ड में मेजर पावर बनने में कामयाब हुआ, यानी एक बड़ी बहरी ताकत, प्रमुख नौसैनिक शक्ति बनने में कामयाब हुआ। कहा जाता है ब्रिटेन की सूटेबल ज्योग्राफी ने खासकर लोकेशन की वजह से ब्रिटेन एज एन इंपीरियलिस्ट पावर बनने में कामयाब हुआ
और इस सब के पीछे इंग्लिश चैनल का अहम रोल था। इंग्लिश चैनल इज आल्सो नोन एज द चैनल। English Channel is said to be an arm of Atlantic Ocean which separates southern England from northern France. It links the North Sea and Atlantic Ocean, establishing a crucial link between the United Kingdom and Europe. English Channel is said to be the busiest ocean shipping lane in the world. अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर अटलांटिक ओशन यानी बहरे अक्यानूस का असर हमेशा रहा है। इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत असरअंदाज है। बहरे हिंद का सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट लिटोरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब यकीनी तौर पर इंडियन ओशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। यानी इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंडियन ओशन इंडिया की हेल्प करता है, इंडिया को सिक्योर बनाता है, और साथ ही साथ ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया को कनेक्शन बनाने के लिए एक माकूल रास्ता फराहम करता है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वाज़िया तौर पर रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी मुल्क में उसके नेचुरल रिसोर्सेज और फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी उस मुल्क की ज्योग्राफी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड। अमेरिका और रशिया की फॉरेन पॉलिसी में नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड एंड मिनरल्स वगैरह का एग्जिस्टेंस एक हेल्पिंग सोर्स का रोल प्ले करता है। इंडिया को 1950s और 60s में बड़े पैमाने पर फूड क्राइसिस का मसला दरपेश था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी देखने को मिला। बिकॉज इंडिया को फूड क्राइसिस से निपटने के लिए अमेरिका की मदद दरकार थी, जो उस वक्त रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। सो इस प्रॉब्लम के चलते रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन मुतासर हो रहे थे, और फूड क्राइसिस की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर वाज़िया तौर पर काफ़ी असर पड़ा था। To deal with such an issue, India limited its foreign policy because India had to balance its relationships with both the United States and the Soviet Union. So इस बात से ये भी पता चलता है कि geographical factors का अहम रोल होता है foreign policy formulation और implementation process में। वेस्ट एशियन और गल्फ नेशंस ऑयल डिप्लोमेसी एज अ मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उनके पास लार्ज क्वांटिटी में ऑयल पाया जाता है। ज्योग्राफी को फॉरेन पॉलिसी का एक अहम और परमानेंट फैक्टर माना जाता है, मगर फिर भी सिर्फ ज्योग्राफी एक डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर नहीं हो सकता, खासकर आज के मौजूदा इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ने खासकर कम्युनिकेशंस और मॉडर्न वॉरफेयर की फील्ड में बहुत सी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स को सरअंजाम दिया है, जिसके चलते फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न स्टेट्स ने ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज, हिंड्रेंसेस और इंटरप्शंस पर काबू पाने की एबिलिटी ने ज्योग्राफी बतौर फॉरेन पॉलिसी फैक्टर की अहमियत को बहुत हद तक कम कर दिया है। नंबर 3, लेवल एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। This is also considered as an important factor of foreign policy. अमेरिका ने अक्सर फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका का लेवल ऑफ डेवलपमेंट खास तौर पर इकोनॉमिकली वीक एंड पोर नेशंस के कंपैरिजन में बहुत हाई है, और इसी वजह से स्कॉलर्स मानते हैं कि अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अचीव करने में कामयाब होता है। इस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स अक्सर अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अचीव करने के लिए फॉरेन एड्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि डेवलप्ड नेशंस फॉरेन पॉलिसी गोल्स को इजीली अचीव करने में कामयाब होते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। कंटेम्प्रेरी टाइम में जापान की फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट लिंक जापान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। किसी भी मुल्क की मिलिट्री प्रीपेयर्डनेस और मिलिट्री कैपेबिलिटी का ताल्लुक उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इस बात का एक मतलब ये भी हुआ कि मॉडर्न टाइम में सिर्फ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस ही एक स्टेबल और मेजर मिलिट्री पावर बनने की उम्मीद रख सकते हैं। मौजूदा दौर में इकोनॉमिक पावर ही नेशनल पावर का एक फंडामेंटल डायमेंशन माना जाए। इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक पावर ही बुनियाद है नेशनल पावर की। इकोनॉमिक पावर के बिना कोई भी मुल्क पावरफुल नेशन बन ही नहीं सकता।
इकोनॉमिक पावर को ही फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को सिक्योर करने के लिए इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमिक पावर ही उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर इंस्ट्रूमेंट रहा है। रशिया की इकोनॉमिक वीकनेस ने उसे अमेरिका और दीगर मुल्कों के रिगार्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने पर मजबूर कर दिया था। इंडिया की कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पावर ने यकीनी तौर पर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को बूस्ट किया है। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का लेवल और नेचर फॉरेन पॉलिसी के अहम फैक्टर्स हैं। इंडिया और चाइना का अरूज जो खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से है, इसने न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन्स में बल्कि पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी को रीशेप। नंबर 4, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। किसी भी मुल्क की हिस्ट्री और उसका कल्चरल हेरिटेज उसकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रांग कल्चरल यूनिटी एक मुल्क को नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने में हेल्प करते हैं, खासकर जब एक मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएट करता है इंटरनेशनल अरीना में। किसी भी मुल्क में सिटीजन्स के दरमियान स्ट्रांग कल्चरल यूनिटी को हमेशा स्ट्रेंथ का सोर्स माना जाता है और ये स्ट्रेंथ कंट्रीज को हेल्प करती है इंटरनेशनल बार्गेनिंग के दौरान, खासकर नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने। कल्चरल लिंक्स और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एक मुल्क को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस को एनालाइज और एसेस करने में मजीद मदद फराहम करते हैं। एशियन और अफ्रीकन मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज की वीकनेस इन मुल्कों की अवाम के दरमियान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसेंशंस की मौजूदगी रही। कुछ नॉर्म्स और ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो एक मुल्क लोगों की लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं और यही वो नॉर्म्स और ट्रेडिशन होते हैं जो एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी हद तक डिटरमाइन कर। नेशनल इंटरेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के दौरान डिसीजन मेकर्स पर हमेशा अपने कल्चरल कनेक्शन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस रहता है। मॉडर्न वर्ल्ड के बहुत सारे सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जैसी बिटर पॉलिसीज को एक्सपीरियंस किया है और यही वजह है कि बहुत सारी न्यूली सॉवरेन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज में एंटी इंपेरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियलिस्ट कंटेंट्स एक डिटरमाइनिंग फैक्टर के तौर पर देखने को मिलता है। नेबरिंग स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करने के लिए हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एक अहम फैक्टर है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल दी जा सकती क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान फॉरेन पॉलिसी इंटरेक्शन ज्यादातर पास्ट हिस्ट्री पर मबनी। 1962 का जो बैड एक्सपीरियंस था इंडिया और चाइना के दरमियान, वो अब तक इंडिया चाइना रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। सो हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और अक्सर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी का तयन भी इसी बुनियाद पे होता है। हाउएवर कल्चरल वैल्यूज और लिंक्स के रिगार्डिंग ये कहा जा सकता है कि कल्चरल वैल्यूज और लिंक्स हमेशा चेंजेस और एडजस्टमेंट्स के ताबे होते हैं क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज की प्रायोरिटीज नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। इवन पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह दी जाती है। यूरोपियन स्टेट्स के कॉमन कल्चर और डेवलपमेंट उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी और स्ट्रांग यूएस जापानीज फ्रेंडशिप इस बात का सबूत है कि कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स काफी नहीं है फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बल्कि इन सब से ज्यादा इंटरेस्ट और डेवलपमेंट जैसे फैक्टर्स को तरजीह दी जाती है जिसका वाजिया इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। नंबर 5, सोशल स्ट्रक्चर। जिस सोसाइटी के लिए फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट होती है उस सोसाइटी का नेचर और स्ट्रक्चर भी एक अहम फैक्टर माना जाता है। स्ट्रक्चर और नेचर से मुराद ये है कि एक सोसाइटी का नेचर कैसा है, यानी उस सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स हैं उनका आपस में रिलेशंस कैसा है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान उनका रिलेशंस किसी भी सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर की खूसियत मानी। एक ऐसी सोसाइटी जो अंदरूनी कश्मकश और लड़ाई झगड़े या इंतशार वगैरह का शिकार हो तो ऐसी सोसाइटी को फॉरेन पॉलिसी के लिए कमजोरी का सबब समझा जाता है। अ सोसाइटी ऑफ डिसिप्लिन्ड, यूनाइटेड and enlightened people with high level of group harmony is always a source of strength as well. Number 6, type of government. The polity of nation is also an important element of foreign policy. So type of government को foreign policy के regarding अहम समझा जाता है क्योंकि foreign policy को formulate और implement करने वाली government की type क्या है। किसी मुल्क का political system या structure उसकी foreign policy को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर एक जमहूरी मुल्क में फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजंस अक्सर पब्लिक ओपिनियन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप से मुतासर होते बिकॉज ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बाइस बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ
मोनार्की में फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग फैसले आमतौर पर रूलिंग मोनार्क या उसके एडवाइजर्स के एक छोटे से ग्रुप के जरिए किए जाते, जो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड और पोटेंशियली लेस ट्रांसपेरेंट का बाइस बन सके। इस बात का सीधा सा मतलब है कि जहां मोनार्की स्टैब्लिश होती है उस सिस्टम में फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें पब्लिक ओपिनियन को नजरअंदाज किया जाता और तमाम फैसले सिर्फ मोनार्क और उसकी काउंसिल या एडवाइजर्स ही लेते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं मान। मोरेवर गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के दरमियान जो रिलेशंस होता है वो अक्सर फॉरेन पॉलिसी को मुतासर करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के दरमियान हार्मोनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग बनाती है, जबकि इन दोनों ऑर्गन्स के दरमियान डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अक्सर फॉरेन पॉलिसी के रास्ते में रुकावट बनता है। फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोटर्स, पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस वगैरह का भी बहुत अहम रोल होता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो कंटिन्यूटी है वो बेसिकली इंडिया के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की वजह से है और यही स्ट्रक्चर डिसीजंस मेकिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी। हर मुल्क एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुताबिक चलता है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि हर मुल्क की अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है किसी भी मुल्क की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को तैयार करने, चाहे वो मुल्क को गवर्न करने के लिए उसकी इंटरनल पॉलिसी हो या फिर फॉरेन पॉलिसी हो। बट आइडियोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज आइडियोलॉजी की वजह से एक मुल्क ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और वैल्यूज को शेप करता है। आइडियोलॉजी की वजह से सिर्फ मुल्क के लिए बनाई गई उसकी इंटरनल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती, बल्कि फॉरेन पॉलिसी पर भी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और इसीलिए आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट समझा जाता है। मिसाल के तौर पर सोशलिस्ट कंट्रीज का बिलीव्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे है। द आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिस्ट नेशंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर नेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, वर्ल्ड पीस एट्स। कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी 1945 टू 1990 के दौरान कम्युनिस्ट स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज का एक अहम फैक्टर रहा है। एंटी कम्युनिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजीज ने हमेशा नॉन कम्युनिस्ट वेस्टर्न स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया है। 1945 से 1990 तक आइडियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है दोनों सुपर पावर्स की कोल्ड वार के रिगार्डिंग अपनी अपनी पॉलिसीज को तैयार करने। सो ऑल्दो ideology is very important factor of foreign policy, but it also can be said that the foreign policy has always an ideological content. Next is internal situation. किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे इंटरनल सिचुएशंस का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। मिसाल के तौर पर वाटरगेट स्कैंडल जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के टाइम पे हुआ था, उस स्कैंडल की वजह से प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था, जिसके फौरन बाद जेरोल्ड फोर्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। बहरहाल प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के रेजिग्नेशन की वजह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक लिमिटेड हो गई। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंजेस देखने को मिले। खासकर सुपर पावर्स के साथ इंडिया के रिलेशंस काफी हद तक इफेक्ट हुए थे। सिमिलरली पाकिस्तान की बदतर इंटरनल सिचुएशंस ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा अफेक्ट, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक स्टेट तस्वर नहीं किया जाता। वहां की मिलिट्री का इंटरफेरेंस हमेशा गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल सर्कमस्टांसेस ने पाकिस्तान को कभी भी कोई इफेक्टिव, इंडिपेंडेंट और फ्रेंडलीस्ट फॉरेन पॉलिसी फार्मुलेट और इम्प्लीमेंट करना अलो ही नहीं। बाय द वे, एन इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी इज दैट which fulfills country's national interest. Therefore, it is obvious that a nation's foreign policy is greatly influenced by its internal circumstances. और शायद इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के लिए मुल्क के अंदरूनी हालात का साजगार होना भी जरूरी है। चाइना में न्यू लीडरशिप की वजह से खासकर फ्रॉम लास्ट 2-3 डेकेड्स उसके इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल सिचुएशन चेंज होने की वजह से foreign policy of China had shifted towards a new path due to change in its leadership. Number 9, पर्सनैलिटीज ऑफ लीडर्स। देखिए, पर्सनैलिटीज ऑफ लीडर्स भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने वाले उस मुल्क के डिसीजन मेकर्स होते हैं, और ये डिसीजन मेकर्स बेसिकली वो लीडर्स, स्टेट्समैन, डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए नेचुरली उनकी एबिलिटीज, एक्सपीरियंसेस, टैलेंट्स, पर्सनैलिटीज और वैल्यूज वगैरह का गहरा असर होता है फॉरेन पॉलिसी पे। डिसीजन मेकर्स के आइडियाज, ओरिएंटेशंस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल और वर्ल्ड व्यू वगैरह
बुनियादी तौर पर फॉरेन पॉलिसी की शेपिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एंड दीज एलिमेंट्स are very crucial because they help in guiding that how decisions are made and determine the direction of a country's interaction with other nation. ये एलिमेंट्स दूसरे मुल्कों के साथ एक मुल्क के इंटरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उसके लीडर्स की पर्सनैलिटीज से इन्फ्लुएंस, किसी नेशन के लीडरशिप में तब्दीली की वजह से अक्सर उस नेशन की फॉरेन पॉलिसी में चेंज पैदा हो। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट खासकर पावरफुल कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को मजीद स्ट्रेंथन करने का रोल प्ले करता है। यूएसए ने हमेशा टेक्नोलॉजी फैक्टर का इस्तेमाल किया है डेवलपिंग नेशंस की फॉरेन पॉलिसीज को प्रेशराइज करने के लिए। इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और फ्रांस ने एक एग्जाम्पल पेश की है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए किस तरह फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी।